नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं सोनू चौधरी आप सभी का द मैथ टाइटन्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं और समझेंगे कि अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्नों को हमें किस प्रकार हल करना है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज के हमारे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को समझेंगे कि किस प्रकार हल करना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है ए, बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपए हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। यानी ए से सी का वेतन कितना ज्यादा है ये हमें ज्ञात करना है। तो माना ए का वेतन हमने मान लिया x, तो बी का वेतन कितना हो गया 2x और सी का 3x। और देखिए बी और सी का कुल वेतन कितना है 12,000 रुपए। तो यहां से बी और सी का वेतन कितना आया 2x प्लस 3x कितना है 12,000। यानी दोनों का योग 5x बराबर 12,000। x बराबर 12,000 भाग में 5, x का मान आया 2,400। ये हमारे पास x का मान आ गया 2,400। तो अब ए का जो वेतन है वो कितना होगा 2,400 और सी का वेतन कितना होगा 3x। तो 3 × 2,400 यानी 7,200 रुपए। अब तुलना किससे करें ए से, किसके वेतन की सी के वेतन की। तो सी का वेतन दोनों का अंतर कितना है सी में से ए घटाएंगे तो 7200 माइनस 2000 यानी सी का जो वेतन है वो 4800 रुपए ज्यादा है ए से। तो अब प्रतिशत में कितना ज्यादा है ये हमें पता करना है। तो किसका पता करना है सी का। दोनों का अंतर ए और सी का किसके साथ कर रहे हैं ए के वेतन के साथ। ए का वेतन है नीचे, प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा में 2 जीरो से 2 जीरो, 24 का भाग देंगे 48 में 2 बार और 2 का 100 के साथ गुणा किया 200%। यानी ऑप्शन वह हमारा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है और इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की जो बचत है उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए, बी, सी की बचत का अनुपात क्या होगा। ये पहले आय लिख लेते हैं। आय ए की मान ली हमने 7x। ए की आय कितनी है 7x। बी की आय 9x और सी की आय मान ली हमने 12x। अब ए का जो खर्च है वो कितना है 8। 8 वाई मान लिया हमने। बी का खर्च हमने मान लिया 9 है तो 9 वाई और सी का जो खर्च है वो हमने मान लिया 15 वाई। अब देखिए ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। ए की बचत कितनी है आय का 1/4 भाग है 7x गुणा 1/4 तो 7x बटा में 4। अब इन दोनों की सहायता से बचत निकालें तो कितनी आएगी 7x माइनस 8 वैसे कितनी है 7x/4। तो यहाँ पर हम x और y के पदों में मान निकाल लेंगे यानी x और y का अनुपात निकालेंगे। तो 7x इस 7x/4 को हम इसकी तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 7x/4 और 8y को हम इस साइड ले जाएंगे तो 8 आ जाएगा प्लस में। 8y हमारा आ गया प्लस में। यहाँ पर हम लैस लेंगे जो कितना आएगा 4x। 4 का 7 के साथ गुणा किया 28x माइनस 7x बराबर 8 यानी x बटा में 4 बराबर आया 8 है। 4 का हम इधर गुणा कर देंगे तो 21x बराबर 32y। ये दोनों में संबंध है x और y में। ये हमें आगे काम आएगा क्योंकि हमें दोनों तीनों की बचत का अनुपात निकालना है। तो अब हमें और कुछ नहीं दे रखा, इनकी आय दे रखी है और खर्च दे रखा है।
तो आय में से जब हम खर्च घटाएंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। देखिए, अब ए अनुपात बी अनुपात सी की क्या निकाल रहे हैं? बचत का अनुपात निकाल रहे हैं। तो 7x में से 8y घटाएंगे, अनुपात 9x में से 9y घटाएंगे, अनुपात 12x में से 15y घटाएंगे। तो अब यहां से हम चाहें तो x का मान निकाल लें, चाहे इसे y का मान। हमारा जो ये संबंध आया था 21x बराबर 32y, तो यहां से हम चाहे x का मान निकाल लें, चाहे y का। मान लीजिए हमने y का मान निकाल लिया, तो y का मान कितना आएगा? 21x भाग में 32, तो 7x माइनस 8y है, तो 8 गुणा 21x भाग में 32, अनुपात 9x माइनस 9 गुणा 21x भाग 32, और 12x माइनस 15 गुणा 21x बटा में 32। तो 7x माइनस 21 आठा 168x भाग में 32, अनुपात 9x माइनस 21 का 9 के साथ गुणा किया 189x भाग में 32, और 12x माइनस 15 का 21 के साथ गुणा किया तो 15 एकम 15 हासिल 1, 15 2 30 और 1 31, 315x भाग में 32। अब देखिए, 32 हम यहाँ पर लैस लेंगे, तो 32 का 7x के साथ गुणा किया, कितना आया? 222x माइनस 168x, अनुपात 32x का 9 के साथ गुणा किया 288x, ये माइनस का 189x भाग में हमारा 32 लेस है। यहाँ पर भी हमारा 32 लेस है, तो 32 का 12 के साथ गुणा करेंगे, तो 12 2 24 हासिल 2, 12 3 36 और 2 38, 384x माइनस 315x। अब अनुपात में है तो 32 32 आपस में कट गया। 222 में से 168 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12 में से 8 गए 4, 11 में से 6 गए 5, 54x और 7 2 यहाँ पर 224 है। 224 में से हम 168 घटाएंगे तो 56x, अनुपात 288 में से हम 189 घटाएंगे तो 99x, और 384 में से 15 घटाएंगे तो 69x। एक्स कट गया तो हमारा उत्तर कितना आया? 56 अनुपात 99 अनुपात 69, यानी ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यानी 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल मिलाकर 378 सिक्के हैं, और इनके मूल्यों का अनुपात इतना है, तो इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सिक्के टोटल कितने हैं? 378। अब 1 रुपए के, माना माना 1 रुपए के सिक्के का मूल्य हमने मान लिया 13x। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य मान लिया हमने 11x, और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य हमने मान लिया 7x, ये हमने मान लिया। अब देखिए इन सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है?
378। तो जब हम 1 रुपए के सिक्के लेंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी? मूल्य 13x है, तो 1 गुणा 13x होगी। अब इनका मूल्य है 11x, तो सिक्के कितने हो गए? सिक्के हैं वो डबल हो गए। 50 पैसे में को जब हम रुपए में बदलेंगे, ये हमने जो मूल्य माना है ये रुपए में माना है। 50 पैसे के सिक्कों को जब हम रुपए में बदलेंगे तो हमारे जो सिक्कों की संख्या वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, क्योंकि 50 पैसे और 50 पैसे दो मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। तो 1 रुपए में 50 पैसे के दो सिक्के होंगे, तो 11x गुणा 2। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? मूल्य 7x है, तो 7 गुणा 4, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाएंगे, बराबर 378। 13x + 22x + 28x बराबर 378। योग किया, इनका योग आया 50, 50 में 13 जोड़े 63x बराबर 378। x का मान आ गया 378 भाग में 63। 378 में 63 का भाग देंगे, जाएगा 6 बार। x का मान आ गया 6। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के देखो सिक्कों का मूल्य कितना है? 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है 11 गुणा 6, यानी 66 रुपए मूल्य है। अब 66 रुपए मूल्य है तो सिक्के कितने हो गए? इसके डबल, यानी 66 गुणा 2, 132 सिक्के। यानी ऑप्शन ब जो है वो सही होगा। ये एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो इन सिक्कों का कुल मूल्य वो 56 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपए से चौगुनी है, तो 1 रुपए को हम x मान लेंगे, तो माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो x। अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से क्या है? दुगनी, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से क्या है? 4 गुनी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए वालों से 4 गुना है, तो कितनी होगी? 4x। और अब हम 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दुगनी है, तो ये 25 पैसे की संख्या का दुगना है, तो इसका आधा कितना हो गया? 2x। यानी 25 पैसे के सिक्के होंगे वो कितने होंगे? 2x। अब इनका कुल मूल्य 56 रुपए है। कुल मूल्य कितना है? 56। तो अब इन सिक्कों का मूल्य हम लिख लेते हैं। तो 1 रुपए के सिक्के का, एक सिक्के का मूल्य 1 रुपए रहता है, तो 1 गुणा x। अब ये टोटल 4x सिक्के हैं 50 पैसे के, इनका मूल्य कितना होगा? 4x गुणा 1/2। और 25 पैसे के 2x सिक्के हैं, इनका मूल्य कितना होगा? 1/4 से गुणा कर देंगे, बराबर। तो x प्लस 2 का भाग देंगे 2 बार, 2x प्लस इसमें भाग दिया 1/2 बराबर। योग किया, लैस आया 2, 2 का x के साथ गुणा किया 2x, 2 का 2 के साथ गुणा किया 4x प्लस x बराबर 56। तो ये ऊपर वाला योग हो गया 7x/2 बराबर 56। तो x बराबर 2 गुणा 56 भाग में 7। ये 2 जो है ये 56 के गुणा में चला जाएगा, 7 आ गया भाग में, 7 का भाग दिया 56 में 8, 8 का 2 के साथ गुणा किया, x का मान आया 16। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है? 4x, यानी 4 गुणा 16 कितनी आई? 64। ओके है। अगला देखिए, रामलाल दो धनों को अपने चारों पुत्रों ए बी सी डी में क्रमशः
4:3:2:1 था 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है? तो दो टाइप के धन हैं। माना पहले धन में पुत्रों को प्राप्त धन मान लिया 4x, ये किसका मान लिया? ए का। बी का मान लिया 3x, सी का मान लिया 2x और डी का मान लिया x। डी का कितना मान है? x। दूसरे धन में पुत्रों को प्राप्त धन, तो ए का मान कितना है? 5y। अब ये दूसरा धन है तो हमने यहाँ पर चर दूसरा मान लिया। बी का 6y और सी का 7y और डी का 8y। अब देखिए दूसरा धन है वो पहले से दुगना है। दूसरा धन क्या है? पहले से दुगना। अब दोनों धनों का योग कर लेते हैं, यानी 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस x बराबर 5y प्लस 6y प्लस 7y प्लस 8y। अब देखिए दूसरा धन है वो पहले धन से 2 गुना है। ये कम है, इसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी इससे डबल है तो बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे? 2 से गुणा। तो 2 गुणा 4 और 3 7, 2 9 1 10, 10x 5 6 11, 11 7 18, 18 और 8 26y। 20x बराबर 26y। तो 2 का भाग देंगे 10x और यहाँ पर 2 का भाग देंगे 13y, यानी 10x बराबर आ गया 13y। अब सभी का अलग अलग जो धन है वो निकाल लेंगे। तो a का धन कितना है? 10x प्लस सॉरी 4x प्लस 5y, ये पहला में से है और ये दूसरे में से। अब हम यहाँ से चाहे तो x का मान निकालें चाहे y का। तो मान लीजिए हमने x का मान निकाला तो कितना आएगा? x का मान वो आएगा 13y बटा में 10। 4 गुणा 13y बटा 10 प्लस 5y, 13 चौके 52y बटा 10 प्लस 5y। लैस लेंगे कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो 52y प्लस 10 पांजे 50y। तो a का जो धन आया वो कितना आया? 102y बटा में 10। अब हम b का निकालेंगे तो b का कितना है? 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y। अब x का मान हमने निकाल लिया है 13y बटा 10 प्लस 6y, 13 तिया 39y बटा 10 प्लस 6y। b का जो मान आया वो कितना आया? लेस है 10। 39y प्लस 10 का 6 के साथ गुणा किया 8y और योग करेंगे तो कितना आएगा? 99y, 99y बटा में 10। अब हम सी का निकालेंगे तो सी का कितना आएगा? 2x प्लस 7y। तो 2x प्लस 7y। x का मान हमने क्या रख लिया? 2 गुणा 13y बटा 10 प्लस 7y, 13 दुए 26y बटा में 10 प्लस 7y। अब यहाँ पर भी हमने लैसा कितना लिया? 10। तो 26y का 26y, 10 का 2 के साथ 7 के साथ गुणा किया 70y। 70 और 26 हो गए 96y बटा में 10। अब डी का निकालेंगे तो डी का कितना है? x प्लस 8y, x प्लस 8y। x का मान कितना है? 13y बटा में 10 प्लस 8y। लैस लिया 10, 13y प्लस 10 का 8 के साथ गुणा किया
80 भाई, यानी 93 भाई बटा में 10। तो सबसे ज्यादा धन कौन प्राप्त कर रहा है? ए। कितना है? देखिए 102 बटा में 10। और बी का कितना है? 99 बटा में 10। सी का 96 बटा 10। और डी का 93 बटा 10। इसका तो 10.2 आ जाएगा। इसका आ गया 9.9। इसका आ गया 9.6। और इसका आ गया 9.3। तो सबसे ज्यादा किसने प्राप्त किया? ए ने। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। 8400 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी है वो 2:3, बी अनुपात सी है वो 4:5 और सी अनुपात डी है वो 6:7। तो इनमें एक का भाग कितना है? तो सभी का हम एक साथ अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए और बी का कितना है? 2:3। बी और सी का कितना है? 4:5। और सी और डी का 6:7। तो यहाँ पर खाली जगह है तो हम ये वाला 3 लिखेंगे, फिर रिपीट कर देंगे। इस वाली खाली जगह में ये वाला 5 लिखेंगे। यहाँ जो खाली जगह है, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 6 के आगे जो खाली जगह है यहाँ हम 6 लिखेंगे। तो 2 चौके 8, 8 छिके 48, 3 चौके 12, 12 छिके 72, 3 5 15, 15 छिके 90, 3 5 15, 15 साते 105। तो इन सभी में 3 का भाग दे देते हैं। तो 16, इसमें 3 का भाग देंगे 24, इसमें 3 का भाग देंगे 30 और इसमें 3 का भाग देंगे 35। तो ये इनका अनुपात आ गया। अब ए का भाग निकालना है तो अनुपातों का योग करेंगे। 16 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 35। 16 और 24 40, 40 और 30 70, 70 और 35 105। अब ए का भाग निकालना है तो अनुपातों का योग 105। ए का जो भाग है वो 16 है। कुल राशि कितनी है? 8400। देखिए भाग करेंगे हम 21 का। इसमें गया 5 बार और इसमें गया 21 चौके 84, यानी 400 बार। फिर 5 का भाग देंगे 5 आठे 40, 80। 16 का 80 के साथ गुणा किया तो 1280, जो हमारे ऑप्शन ए में है। इस प्रकार हम ए का भाग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले सभी का संयुक्त अनुपात निकालेंगे, फिर अनुपातों का हम योग करेंगे। तो हमें ए का भाग निकालना है तो ए वाला अनुपात ऊपर, कुल अनुपात नीचे और गुणा में कुल राशि रखकर एक का भाग वो ज्ञात कर लेंगे। आगे देखिए, कुछ राशि ए बी सी डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि ए को सी से 1000 रुपए अधिक मिले तो बी का भाग कितना है? तो माना ए का भाग हमने कितना मान लिया? 5x, बी का मान 2x, सी का 4x और डी का 3x। अब देखिए ए को है वो सी से 1000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो ए माइनस सी कितना है? 1000, यानी 5x माइनस 4x बराबर कितना है? 1000। तो घटाओ किया x बराबर 4। बी का भाग पूछा है 2x, तो बी का भाग 2x है तो 2 गुणा 1000 यानी 2000, ऑप्शन है। ये आगे 8वां। संख्याएं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं? तो माना प्रत्येक में हम x जोड़ेंगे। क्या आएगा? 6 प्लस x, 7 प्लस x, 15 प्लस x और 17 प्लस x। अब सभी संख्याएं क्या है? समानुपाती है। तो ये दो हमारे बाह्य पद हो गए और ये वाले दो हमारे मध्य पद हो गए। तो बाह्य पदों का गुणनफल है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 6 प्लस एक्स का 17 प्लस एक्स के साथ गुणा करेंगे हम, वो बराबर होगा 7 प्लस एक्स गुणा 15 प्लस एक्स के बराबर। तो देखिए
6 का पहले 17 के साथ गुणा करेंगे फिर x के साथ, x का गुणा पहले 17 के साथ करेंगे फिर x के साथ। तो चलिए 6 का गुणा करते हैं 17 के साथ। 17 छिके 102, 6 का x के साथ गुणा किया 6x, फिर x का 17 के साथ गुणा करेंगे 17x, और x का x के साथ किया x स्क्वायर। इसी प्रकार हम दूसरी साइड 7 का पहले 15 के साथ, फिर 7 का x के साथ, x का पहले 15 के साथ और फिर x के साथ। 7 का 15 के साथ गुणा किया तो आया हमारे पास 15 सत्ते 105। 7 का x के साथ गुणा किया 7x, फिर x का 15 के साथ गुणा किया 15x, और प्लस x स्क्वायर। दोनों तरफ x स्क्वायर है तो कट गया। 6x और 17x हो गए 23x, 105 प्लस 7x और 15x हो गए 22x। तो 22x को हम इधर ले आएंगे, 23x माइनस 22x बराबर 105। 102 को इस साइड ले गए तो माइनस 102, यानी x बराबर कितना आया 3। तो ऑप्शन ड जो है वो सही होगा। आगे देखिए, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेमी हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। तो अब देखिए, मानचित्र पर जो 1 सेमी है वो किसे निरूपित करेगा, वो निरूपित करेगा 4 × 10⁵ सेमी वास्तविक दूरी को। यानी मानचित्र पर जो 1 सेमी होगा वो हमारे वास्तविक दूरी में 4 × 10⁵ सेंटीमीटर निरूपित करेगा। अब इसको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, यानी 10⁻2 का भाग देंगे। तो 10⁻2 का भाग दिया तो कितना बचा, 4 × 10⁻3 मीटर। अब मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो ये देखिए 10⁻3 है तो इसको मैंने लिख दिया 1000, और 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 1000 का भाग दे दिया तो 1000 से 1000 घट गया। यानी जो मानचित्र पर 1 सेमी होगा वो किसको निरूपित करेगा, 4 किलोमीटर का। अब 4 सेमी दोनों के बीच की दूरी है, कितना आएगा, वास्तव में वह परस्पर 16 किलोमीटर दूर होंगे। चलिए आगे, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। यानी लंबाई और परछाई का जो अनुपात है वो कितना है, 1.4 अनुपात 1.2। अब उसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई कितनी है, भवन की परछाई की लंबाई कितनी है 5.4, तो उसकी ऊंचाई। तो अब देखिए, समय एक ही है तो छाया और भवन की जो लंबाई का अनुपात आएगा, यानी लड़के की लंबाई और छाया का अनुपात आएगा, वो भवन की ऊंचाई और परछाई की जो लंबाई होगी उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने भवन की क्या दे रखी है, परछाई की लंबाई दे रखी है। तो ये है 5.4। परछाई वाला बाद में लिखेंगे, भवन की ऊंचाई हमें पता करनी है। तो भवन की ऊंचाई अनुपात 5.4, यानी लड़के की लंबाई, या उसको हम बोल लेते हैं ऊंचाई बोल लेते हैं, लड़के की ऊंचाई और जो परछाई है उनका अनुपात है वो भवन और भवन की ऊंचाई और परछाई के अनुपात के बराबर हो गया, क्योंकि समय है वो एक ही है। तो अब देखिए, ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो इन मध्य अनुपातों का गुणा कर देंगे और बाह्य अनुपातों का गुणा कर देंगे। तो 1.2 गुणा ऊंचाई किसके बराबर आएगा, 1.4 गुणा 5.4। ऊंचाई कितनी आई, 1.4 गुणा 5.4 भाग में 1.2।
तो दशमलव उठाया नीचे 10, ये दशमलव उठाया नीचे 10, और ये दशमलव उठाया ऊपर 10। 10 से 10 कट गया, भाग देंगे 4 का 3 बार, और इसमें 4 का भाग देंगे, सॉरी 3 का भाग देंगे इसमें 4 बार, और इसमें दिया 18 बार। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, और इसमें 7 बार, फिर 2 का भाग देंगे इसमें 9 बार, यानी 9 साते 63, भाग में 10, तो कितना आया 6.3 मीटर, जो ऑप्शन ब में होगा। चलिए आगे 11वां देखते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है, और एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? तो यहाँ पर हमें एक तो दे रखा है चतुर्भुज, और एक दे रखा है हमें त्रिभुज, और हमें जो कोण पूछा गया है वो त्रिभुज का पूछा गया है, और हमें जो अनुपात दिया गया है वो चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया है। तो चतुर्भुज के कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के कोण हमने मान लिए, वो क्या क्या मान लिए? चतुर्भुज के कोण 6x, 3x, 4x और 5x। अब इनका योग कितना है? 360, यानी 6x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 360। योग किया 6 और 4 10, 5 15 और 3 18, 18x बराबर 360। तो x का मान कितना है? 360 भाग में 18, तो 18 दुए 36 और 0, x का मान आ गया 20। तो चतुर्भुज के जो कोण होंगे वो कितने कितने होंगे? तो x का मान हमने निकाल लिया, कितना? 20 निकाल लिया। तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के कोण, तो चतुर्भुज के कोण कितने हैं हमारे? ये देखिए पहला 6x है, तो 6 गुणा 20 कितना आया? 120 डिग्री। दूसरा 3x है, तो 3 गुणा 20 कितना आया? 60 डिग्री। तीसरा 4x है, तो 4 गुणा 20 80 डिग्री। और लास्ट वाला 5x है, तो 5 गुणा 20 यानी 100 डिग्री। ये हमारे 4 चतुर्भुज के कोण आ गए। अब जो त्रिभुज का देखिए, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? ये वाला है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज वाले दूसरे सबसे बड़े से 10 डिग्री ज्यादा है, तो 10 हमने जोड़ दिया, यानी 110 डिग्री। और त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 1/4 गुणा 120, यानी चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो 1/4 गुणा 120 कितना आया? 30 डिग्री। एक आ गया 110 डिग्री, एक आ गया 30 डिग्री। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, तो तीसरा कोण भी हम निकाल लेते हैं। तीसरा कोण कितना आएगा? तो तीसरा कोण हमारा निकल कर आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और इन दो कोणों का योग कितना है? 110 और 30 हो गया 140। तो घटाव करेंगे 40, यानी दूसरा जो सबसे बड़ा कोण होगा वो कितना होगा? 40 डिग्री होगा। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मान लीजिए, इसको हम 40 डिग्री लिख लेते हैं, ऑप्शन 6। तीन कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई, यानी दूरी का जो अनुपात है वो 1:2:3 है।
यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? दूरी बटा में समय। अब हमें चालों का अनुपात निकालना है तो दूरी लिखेंगे और दूरी में समय का भाग देंगे तो दूरी कितनी है? 1, समय कितना है? 3, 1/3। दूरी कितनी है? 2, समय कितना है? 2, और यहाँ पर दूरी कितनी है? 3, समय 1। कितना है? 1/3 अनुपात 1:3। अब देखिए भाग में 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे यानी 1:3:2। ये हमारा उत्तर है ऑप्शन ब में। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यानी खरगोश की 5 छलांग का जो समय है वो किसके बराबर है? कुत्ते की 3 छलांग का समय के बराबर है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो, यानी दूरी जो है, दूरी का जो अनुपात है वो कितना है? कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में, तो 3:1। पहले हमने खरगोश का लिखा है, बाद में कुत्ते का। ये वाला कुत्ते का है और ये खरगोश का। तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात हमें निकालना है। तो चाल का अनुपात क्या होता है? दूरी बटा समय। अब जो चाल का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? दूरी बटा समय। तो हमें कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात याद करना है। तो पहले हम कुत्ते की चाल लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे खरगोश की चाल। तो अब देखिए कुत्ते की जो चाल है, तो चाल का सूत्र दूरी बटा समय। तो अब देखिए कुत्ते की दूरी कितनी है? तो कुत्ते की चाल और तो यहाँ पर देखिए खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी कुत्ते की एक छलांग की दूरी के बराबर है। और कुत्ता है वो 3 छलांग लगाता है, तो 3 छलांग लगाएगा और खरगोश कितनी लगाता है? 5। अब जो दूरी है वो खरगोश की 3 छलांगों के बराबर है तो 3 से गुणा कर देंगे और अनुपात 9, यानी 9:5। ऑप्शन 10। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है? तो मानना कार की गति मान ली हमने 15x और रेल की गति मान ली हमने 22x। अब देखिए यदि रेल की गति है वो कार की गति से 35 किलोमीटर ज्यादा होती तो कार की गति कितनी है?
कार की गति से 35 किलोमीटर ज्यादा है, तो कार की गति हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और रेल की गति है वो कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो रेल की गति कितनी आई, x प्लस 35। अब इनका जो अनुपात है वो 15:22, यानी x बटा x प्लस 35 किसके बराबर है, 15/22 के। ये कार की चाल और ये रेल की चाल, ये हमने कार की रेल मानी है और ये भी रेल की मानी है, तो 22 का x के साथ गुणा कर देंगे, 22x, और x प्लस 35 का इधर 15 के साथ गुणा कर देंगे, 22x बराबर 15 का x के साथ गुणा किया 15x, 15 का 5 के साथ गुणा किया 75, हासिल 7, 15 3 45 और 7 52। अब 15x को इधर ले आए, तो 22x माइनस 15x बराबर 552, घटाव किया 7x बराबर 525, x बराबर 525 भाग में 7, यानी x का मान कितना आ गया, 7 बार दिया 49 और 7 पंजे 35, तो x का मान आ गया 75, यानी कार की गति है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए और अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 है। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने हैं। तो माना विज्ञान में अंक हमने मान लिए x, अब अंग्रेजी में विज्ञान वाले से दुगने लिए, अंग्रेजी में अंक कितने हो गए 2x, अब कुल प्राप्तांक कितने हैं 180, यानी इंग्लिश, साइंस और मैथ, इनके अंकों का योग कितना है 180। इंग्लिश के कितने हैं 2x, साइंस के कितने हैं x, और मैथ के हमें पता नहीं है, बराबर 180, तो 2x और x हो गए 3x प्लस m बराबर 180, तो m बराबर 180, इस 3x को इधर ले गए माइनस में, माइनस 3x। अब देखिए अंग्रेजी और गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात, तो अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है 2:3, यानी 2/3। अब अंग्रेजी के कितने हैं 2x और गणित के कितने 180 माइनस 3x बराबर 2/3, 3 का इधर गुणा कर दिया 6x, 180 माइनस 3x का इधर गुणा कर देंगे, तो 6x बराबर 2 का 180 के साथ गुणा किया 360, और 2 का माइनस 3x के साथ गुणा किया 6x, 6x को इधर ले आए 6x प्लस 6x बराबर 360, यानी 12x बराबर 360, तो x बराबर 360 भाग में 12, x का मान आ गया 30। x का मान 30 आ गया, तो विज्ञान में पूछा है तो विज्ञान में x ही माना है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब देखिए 5 केले और 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले और 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो 5b प्लस 4 सेब है तो 4 एप्पल, इनका मूल्य 3 केले तो 3 बनाना और 7 एप्पल, इनके मूल्य के बराबर है, तो 5b की साइड ले आएंगे इस 3b को, और 7a की साइड ले जाएंगे 4a को, 5b और 3b हो गए, ये माइनस कैसे यहाँ पर घटाव किया 2b बराबर 3a। देखिए केले और सेब के मूल्य, तो केला बनाना एप्पल सेब बराबर 3/2, यानी b अनुपात a हमारा कितना आया 3:2, ऑप्शन है। दोस्तों
आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अ, उम्मीद है आपको इन सभी प्रश्नों का हल है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर कुछ और प्रश्नों के साथ, जिसमें हम मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।